अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, ट्रंप साहब ने नई धमकी ईरान को दी है और कहा है कि अगर फौरी तौर पर मुआहदा ना किया तो वो ईरान के तमाम बिजली घर और तमाम पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देंगे। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने कल ये दावा किया था कि वो 20% हरमज़ पे टैक्स वसूल करेंगे। आज उससे पीछे हट गए हैं। हमेशा की तरह हस्ब आदत वो ऐसे ही करते हैं। और दूसरी तरफ ईरानी क़यादत ने जवाब देते हुए ये कहा है कि वो एक एक इंच की ईरान की हिफाजत करेंगे। वो ट्रंप की धमकियों से नहीं डरते और ट्रंप को गलत फहमी है वो गलत फहमी दूर कर दें। और साथ ही साथ ईरानी पार्लियामेंट का आज पहला इजलास हुआ जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने मुतफ़िक़ा तौर पर ख़ामनई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा किया। एक तरफ ट्रंप कहता है कि मेरा ईरान मुझे कत्ल करना चाहता है और दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो शहादत का इंतकाम लेने की बात है वो दिन ब दिन आगे बढ़ती हुई जा रही। यानी बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ईरान को ऐसे मौके पर ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ईरान का एक अपना नैरेटिव है, एक इनकलाबी बयानिया है। वो उस बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं, खा उसकी कीमत कुछ भी ईरान को देनी पड़े। यही आज का हमारा मौजू है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली बदर हमारे साथ शामिल होंगे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहरामंद सीनेटर बहरामंद तंगी वो भी हमारी आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं। कर्नल रिटायर्ड अतर रहमान साहब मारूफ दफ़ाई तज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आमना उल्फत साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब की साबिक़ एडवाइज़र, वो भी आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और कराची से साबिक़ एमएनए तहरीक इंसाफ नुसरत वाहद हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कर्नल रिटायर्ड अतर रहमान साहब, आपसे अगर प्रोग्राम का आगाज़ करें तो आप ये जो लेटेस्ट सिचुएशन है मिडल ईस्ट की, ईरान और अमेरिका की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और हैरानकुन तौर पे इस दफ़ा ये सारा मामला तो हो रहा है, जंग भी चल रही है, हमले भी हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री जैसे माजी में हमेशा होती थी बड़ी गर्मजोशी, वो एंट्री नज़र नहीं आ रही। कर्नल अतर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। तमाम नाजरीन और सामीन को आदाब अर्ज़ है। मैं इस जंग के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि ये एक जंग जो है इसमें अमेरिका थोड़ा सा अब पहले से बेहतर तरीके से तैयार होकर आया और ईरान जो है वो इस बात पे आप ये देख लें कि 2 अप्रैल को जो तमाम मीडिया था वो कवरेज दे रहा था अली खामनाई के जनाजे की और लेबनान के एक क्राइसिस की, और अमेरिका बैकफुट पे था। इजराइल बहुत बदनाम था, इजराइल से कोई मुंह नहीं लगा रहा था। लेकिन आज हालत ये है 6 जुलाई के बाद कि तमाम जो है क्या मीडिया उसको अमेरिका ने और इजराइल ने मैनेज कर लिया है। और जो क्या ये ईरान की ये जो एक गलती आप कह लें या ईरान की जो मस्ती थी उसको एक अपने लिए अपने हक में उसको इन्होंने लेके अपने हक में उसको लेके चले गए ये सारे वेस्टर्न कंट्री। और अभी ये देख रहे हैं कि इवन नेटो को भी इनके इस जंग में किसी तरीके से शामिल कर लें, इनकी मदद में आ गए। अच्छा कर्नल साहब, आपने जो बात की है कि अमेरिका ने इसराइल ने मीडिया को मैनेज कर लिया, उसमें पाकिस्तानी मीडिया भी शामिल है? पाकिस्तान मीडिया तो मैं इतना नहीं कहूंगा उसकी, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मीडिया जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करता है, मेजॉरिटी ऑफ इट, नॉट फुली बट मेजॉरिटी। तो अब जो इंटरनेशनल मीडिया को जब उसने चेंज किया है उसके साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो फीलिंग्स है वो भी तब्दील हुई। वो अब ईरान के फेवर नहीं कर रही हैं, ईरान के खिलाफ जा रही है। इसी तरह अरब कंट्रीज जो उनका भी यही हाल है। अभी इस जंग में अमेरिका क्या ट्रंप जो है बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। उसने मीडिया मैनेजमेंट के बाद अमेरिका में अपने डोमेस्टिक हालात को भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया।
इसके साथ साथ उसने ये जितने गल्फ के ममालिक जो उसके खिलाफ थे उनको अपने साथ मिला लिया है। और इसके साथ साथ अमेरिकन जो अवाम थी, वो जितनी उनका जो रिएक्शन था, वो देख लें कि वो रिएक्शन जो पिछली जंग में था कितना इनके खिलाफ था। इस बार वो रिएक्शन बिल्कुल स्मूथ है, कोई इनके खिलाफ इतना कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा। और अब क्या सारी जो चीजें हैं वो ट्रंप के हक में जा रही। खान साहब, कोई मौजूदा जो जंग है इसकी कोई लेजिटिमेसी, यानी कौन सा ऐसा नया इस पे अवामल दाखिल हुए हैं कि पूरा अमेरिका जो ट्रंप के ख़िलाफ़ था, जंग के ख़िलाफ़ था, और अब वो समझते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ होना चाहिए। ईरान ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है अपना आमना उल्फा साहबा, आपके ख्याल में? पता नहीं ये कौन सी सारी फिजा कैसे बदल गई? ये कोई कौन सी गिदड़ सूंगी जो है इन्होंने सुगाई है कि रातों रात पूरा मीडिया जो है ना वो चेंज हो गया है, उसका नैरेटिव चेंज हो गया है। अच्छा। और पहले ये सारे के सारे नहीं, आपकी नज़र में हुआ है कि नहीं? वैसे बिल्कुल हुआ है। मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से अच्छा, पहले हुआ है। आपको मैं यही तो बता रही थी कि मैं हैरान हूँ कि एक एंकर जो है वो बैठे हुए हैं, हर चैनल पे बैठे हुए हैं। अब उनको ईरान की हर बात बुरी लग रही है और वो उसके बरमिला वो उसके ऊपर वो अपना मौक़िफ़ इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन फ़तीन अक्लमंद है और पूरी दुनिया शायद उन्हीं की मर्ज़ी और उनकी तज्ज़िये के मुताबिक चल रही है या चलेगी। और वो इसके ऊपर बज़िद है कि वो पासदारान इनकलाब को भी वो उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। और मुल्क के अंदर कह रहे हैं कि जी ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ पासदारान इनकलाब जो है वो कौन है, वो क्यों है, वो किस लिए है। भाई हमारे मुल्क में अगर अपना माशाल्लाह लगा हुआ है या हमारे मुल्क के अंदर जमहूरी हुकूमत है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, कौन क्या है, ये हमारा अंदरूनी मसला है। अगर बाहर से कोई मुल्क हम पे अटैक कर देगा तो जमात इस्लामी भी अपनी फोर्स लेकर आ जाएगी, मौलाना फजलुर रहमान भी आ जाएंगे। मैं भी अपने बाल बच्चों से कहूँगी कि जब मरना ही है तो दो मार के मरे। तो ये तो फिर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है। पासदारान इनकलाब अगर उनके साथ खड़ी हुई है अपनी हुकूमत के साथ और वो लड़ रही है, वो किसके लिए लड़ रही है? काम ही लड़ना है, ट्रेन ये इसलिए है, वो तो ईरान को सपोर्ट कर रही है स्पा ना। है वो उनकी स्पा है, उनका अपना मसला है। अब वो अमेरिका से एक अटैक हो रहा है तो उसके खिलाफ वो उस मुल्क में जितने भी लोग हैं वो उठ के लड़ेंगे ना अपनी जान बचाने के लिए या अपने मुल्क को बचाने के लिए। तो इसलिए ये मुझे समझ नहीं आई उन एंकर साहब की ये बात। मुझे अभी तक इस बात की कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही। किस एंकर की बात कर रही हैं आप? मैं नहीं नाम लूंगी, बाद में वो ऐसी बिला वजह कोई सुना है आपने? ये नहीं कि आपने किसी की बात सुनी? वक्त एक ही चैनल पे बैठ के एक ही अच्छा हर चैनल पे मौजूद है वो एट ए टाइम और यही जुमला बोले चले जा रहे हैं, हर एक को उस पर कन्विंस कर रहे हैं और खुद बहुत ज्यादा महान बने बैठे हुए हैं। कहाँ से रातों रात उन पे वही नाजिल हुई है? अचानक से उन्होंने पैंतरा क्यों बदल दिया? कुछ अर्सा पहले तक वो जनाब जिन अच्छा ये लोग, मैं कहती हूँ इस वक्त मीडिया के कुछ लोग अगर या नून लीग के कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं ना तो ये इनकी अपनी एक जाती राय है। ये क्यों कर रहे हैं, इनके क्या मफादात है? एक बात मैं बता दूं, जो मर्जी कर ले अवाम जो है ना ईरान के साथ ही रहेगी, जो मर्जी कह ले। ठीक है, ये एक पढ़ी लिखी बात है, सिक्का बंद बात है, ठीक है। इसको आप तंगी साहब देख लें। तंगी साहब, आपके ख्याल में, आप तो पहले दिन से ही ये कह रहे हैं कि ईरान को समझना चाहिए, ईरान को होश के नाखुन लेने चाहिए और अमेरिका की ताकत बहुत ज़्यादा है वगैरह वगैरह, आपका एक नैरेटिव डे वन से रहा है। तो अब मौजूदा हालात को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार साहब, मैं देखिए चाहे आज से 4 महीने पहले की बात है या आज की बात है, मेरी 3 स्टैंड है कि एक नंबर 1 मैंने ये सोचा था कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और इसी तरह इसाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब और पूरी टीम का एक ऐसा किरदार होगा कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखेगी। दूसरा मेरा स्टैंड ये था कि ईरान को पाकिस्तान की मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान जो मेहनत करते हैं न सिर्फ ईरान को, न सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि पूरे हित्ते को जंग से बचाना चाहते हैं और दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने बार बार हर शो में ये कहा था कि ईरान को सोचना चाहिए और पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी से फ़ायदा लेना चाहिए। तीसरा मेरा ये स्टैंड था कि अगर जंग चढ़ी दोबारा तो ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा
और ये मैं आज भी आपके शो से कहता हूं कि ईरान के लिए अभी भी वक्त है, अगर 2 करोड़ 3 करोड़ लोग मरवाना चाहते तो या पूरे हिस्से को जंग के मुंह पे देना चाहते। देखिए आवाज को मैनेज करें यार, आवाज कहीं को आ रही है। अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा किया है और उसमें ये लिखा है कि अगर किसी भी मुल्क पे हमला होता है तो वो दूसरे दोनों मुल्कों पे कंसिडर होगा। अभी अगर ईरान ये सऊदी अरब पे हमला करते हैं तो पाकिस्तान का क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात भी है, इस्लामी मुल्क भी है। हम नहीं चाहते कि ईरान का नुकसान हो, हम चाहते हैं कि ईरानियन का नुकसान ना हो। लेकिन अगर ईरान आज बसरत है और फिर हुर्मुज़ को एक टूल के तौर पे उसने इस्तेमाल करना चाहा और जहाज़ों पे हमले की और उसने कोशिश की कि यहाँ पे हम हुक्मरानी करेंगे तमाम ममालिक पे, तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। मैं अभी भी समझता हूं कि ईरान को सोचना चाहिए और ईरान को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि ईरान के 3 करोड़ अवाम या 4 करोड़ अवाम मरने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि अपने अवाम को मरवाना कहाँ की अक्लमंदी है। मैं समझता हूं कि उस मुल्क के हुक्मरान अगर ये चाहते हैं, ये कहते हैं कि मैं अमेरिका का मुकाबला करूं और मेरे 3-4 करोड़ लोग बेशक मर जाए, शहीद हो जाए, कोई फिक्र नहीं है, तो ये अक्लमंदी नहीं है। मैं अभी भी पाकिस्तान के किरदार नहीं तो क्या करें, सरेंडर कर दें जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तंगी साहब आमना उल्फत साहबा कह रही हैं, कोशिश तो क्या करें, सरेंडर कर दें। तंगी साहब आमना उल्फत साहबा कह रही हैं कि कुछ तजवीज़ पेश करें, आप बड़े सियाने समझदार आदमी हैं, कि क्या ईरान सरेंडर कर दे, क्या करे, उसके आगे घुटने टेक दे, देखिए जुल्फ़िकार साहब उसके कदमों में सर रख दे, आओ हमें मारो। ये है कि पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान की जो मेहनत है, पाकिस्तान के ऊपर दोनों ममालिक ट्रस्ट किया है, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। तो ईरान की जो स्टेटमेंट है तकरीबन 15 दिन आप देख रहे, उनकी स्टेटमेंट को देख ली, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख ली, तो देखिए जब सीज फायर का डेट आ रहा था तो इतने मतलब कि आपको तंगी साहब जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ईरान क्या, अभी चंद दिन पहले तक तो सारे के सारे, और ये तंगी साहब जो है ना, ये तो शुरू से, इनको तो शुरू से मैं सुन रही हूँ, ये एक ही राग लाते हैं। तंगी साहब आप अमेरिका करते रहते हैं 24 घंटे, खुदा का नाम है। आप ये देखिए, वो हमारा ब्रादर हमसाया इस्लामी मुल्क है, हमने उसका साथ देना है। आपने क्यों ये रागे लाते रहते हैं हमेशा? अच्छा नुसरत वाद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी प्लोट पे बात करें, आदाब है, टॉक शो के आदाब ये है कि मैं जो कुछ कहना था ये मेरा हक है। जब आपका नंबर आ जाए आप बिल्कुल जो मर्जी कहें, आप मुझे सिखाने की कोशिश ना करें। ठीक है, आपने बात कर ली, किसने दिया है? आपको सिखाने की तो जरूरत है, आप सीखे सिखाए आए हैं। नुसरत वाद साहब, आप मुझे सिखा सकते हैं और आप पैदाइशी सीखे हुए। नुसरत वाद साहब नहीं है, आप पैदाइशी सीखे सिखाए, आप आसमान से उतरे। चलो ठीक है भाई मेरे, आप सीखे सिखाए आए, आपका पॉइंट आ गया, खत्म है, आपका पॉइंट आ गया। फ्लोर पे बात करें जो मर्जी, आप अमेरिका चले जाएं, वहीं शिफ्ट हो जाएं। देखिए सबसे पहले आप तस्वीर लेके ट्रम्प किया करें, ये आप तस्वीर पकड़े और ट्रम्प शुरू कर दें। है कि आप दूसरे के आपकी पॉइंट स्कोरिंग हो गई है, आपके लीडरों ने रजिस्टर कर ली है, आपके लीडरों में आपका मकाम बहुत ऊंचा हो गया है। नहीं, मेरा ख्याल है लीडरों ने, ट्रंप ने कौन सा देख रहा होगा प्रोग्राम। नुसरत साहबा इतना जोर लगा रहे हैं, पहुंचाए। चलो नुसरत वाद साहबा, आपके ख्याल में आईना दिखा रहा हूं, आप टॉक शो के आदाब सीख ले। अच्छा, आईने में देख ले कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मकसद क्या है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नुसरत साहबा, आपके ख्याल में चैनल पे आप बैठिए तो आप इस चैनल की आदाब को देख लो, चैनल की ताकत को भी देख लें। अच्छा भाई, सीख लिए, पानी पी ले और आराम से सीख लिए। अच्छा नुसरत साहबा, जो सिचुएशन आप देख रही हैं, लोगों को आप बुला रहे हैं, ट्रंप साहब, देखिए ना, आपको बुला लिया। चलो प्लीज। अच्छा, ट्रंप साहब ने कहा कि हम तमाम बिजली घर उड़ा देंगे, साथ ही ट्रंप साहब कहते हैं कि फौरी मुआहदा कर लें वरना हम छोड़ेंगे नहीं। तो ट्रंप साहब बिटवीन दी लाइन मैसेज देना क्या चाह रहे हैं? नुसरत साहबा, आप भी पुरानी सियासतदान है, सारे मामलात को बहुत डीपली समझती हैं, ये क्या मैसेज है? बहुत शुक्रिया
आपका मुझे अपने प्रोग्राम इनवाइट करने का। देखिए, मैं समझती हूँ कि ट्रम्प जो है ना, उनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, इवन उनके अपने मुल्क के लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो 1 घंटे में कोई बात करते हैं, फिर शायद ज्यादा पानी पी लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, फिर वो कोई और बात कर देते हैं। तो ठीक है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है पूरी दुनिया की, आप समझे कि हालात को। पहले तो ये था कि यूरोप हमारे साथ नहीं था, बाकी चीजें अमेरिका का साथ नहीं दे रही थी कि अब जंग नहीं करें, क्योंकि सबको समझ आ गई। लेकिन जब इराक के ऊपर हमला किया, लीबिया के ऊपर हमला किया, उस वक्त सोशल मीडिया इस तरह का नहीं था, उनकी आवाम को पता नहीं था। वो जो भी बात करते थे ना कि सद्दाम ने ये कर दिया या गद्दाफी ने ये कर दिया, उनकी आवाम समझती थी कि देखिए हाँ, ये नुसरत सही कह रहे हैं। साहबा अभी कर्नल साहब भी कह रहे थे, तंगी साहब कह रहे थे कि ट्रंप तो मकबूल हो गया अपने अमेरिका के अंदर, अवाम उसके साथ हो गई है, मीडिया सारा साथ हो ये गया तो है। अभी पता चलेगा ना, जो उनका मिड टर्म इलेक्शन होगा उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि लोगों को एक्चुअली रियलाइज हो गया है कि उनके बच्चे, जवान बच्चे, वो जंग में जाते हैं और उनकी लाशें वापस आती हैं, और वो भी छुपा ली जाती हैं, तो पूरी तरह दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती कि कितने लोग हमारे फौत हो गए हैं। अब ये जंग का तो एक मिसरा है जो मुझे बहुत मेरे दिल को लगा था जाके, कि वॉर इज ओल्ड मैन सेइंग एंड यंग मैन डाइंग। कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आप सोचें कि वाकई ये होता है। ये सारे बूढ़े बैठ के पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, और जवान बच्चों को 20 साल के, 21 साल के, 26 साल के बच्चों को भेज देते हैं लड़ने के लिए, और उसके बाद क्या होता है, वो लाशें घर में आ रही होती हैं। तो ये चीज अगर हम समझ जाए कि हमें अपनी आवाम को, किसी दुनिया के बाकी हिस्सों को छोड़ दें, अपनी आवाम की हिफाजत करनी है, तो ये वाली चीजें आगे ना बढ़े। लेकिन ट्रम्प के अंदर उसको नेतन्याहू ने जिस तरह बहका के जंग के अंदर लेके आया, क्योंकि नेतन्याहू तो पिछले बहुत सारे प्रेसिडेंट के जमाने से ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो थे वो जरा जिसे कहना चाहिए अकलमंद थे, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसने उनको, ट्रम्प को न सिर्फ ल्योर किया बल्कि उसको जंग में झोंका। जब वो जंग में आ गया है ईरान के साथ, तो उसे एहसास हुआ कि वो कौम नहीं है। आप इराक में चले गए, आप लीबिया में चले गए, आपने वहां के लोगों को वो कर दिया, बरगला लिया, उन्होंने ही अपने बंदों को मार दिया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कौम है, और आज से 6000 साल पुरानी हिस्ट्री है इनकी। इनको कभी भी कोई शिकस्त नहीं दे सका, सिवाय मेरे ख्याल में सिकंदर आजम। नहीं नुसरत साहबा, जो ईरान से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं कि जी खामनाई का बदला लिया जाए, ट्रंप को मार दिया जाए, और इस तरह के, बल्कि उन्होंने तो तस्वीरें जारी कर दी हैं कि इन सारों को जो मारेगा पता नहीं 500 मिलियन यूरो उसको दिए जाएंगे, डॉलर दिए जाएंगे। इस एक्सरसाइज की जरूरत थी ऐसे वक्त में? देखिए, ये अवाम का जज्बातीपन होता है, अवाम के लोग अपने मर रहे हैं ना, उनके अपने लीडर, और वो चकीते लीडर। आपने देखा है कोई तकरीबन 2.5-3 करोड़ बंदा जनाजे में शामिल था, तो वो लोग मोहब्बत करते हैं अपने लीडर से। तो कैसे बख्शते हैं इनको कि वो आए और आके एक लाइन से सारों को मार के चले जाए बड़े आराम से? तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तंगी साहब जो मशवरा दे रहे हैं नुसरत साहबा, तंगी साहब बार बार कह रहे हैं कि ईरान को समझ जाना चाहिए, तो क्या ये मशवरा ठीक नहीं है? क्या मसला है इस पे? ईरान नहीं समझेगा। ईरान वो वाली कौम नहीं है कि वो आगे सजदा करना शुरू हो जाए उनको, जी ट्रम्प साहब आए हैं, अमेरिका से आए हैं, अमेरिका की क्या बात है, वो नहीं करेंगे। वो इस तरह के लोग नहीं हैं। वो किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर खड़े हैं तो उसके ऊपर वो कन्विंस है पूरी तरह कि वो अपनी कौम को कभी भी ट्रम्प के या किसी के भी हाथों बेचेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि जो जंग ट्रम्प ने शुरू की है वो खुद ही खत्म करे। अब आप देखें, हर्मस के ऊपर कभी कोई पाबंदी नहीं लगी थी, कभी कुछ नहीं हुआ था, बड़े आराम से जहाज आ रहे थे, जा रहे थे। जंग की वजह से हुआ ना, ट्रम्प की वजह से हुआ ये। तो वो कैसे पीछे हट जाए? ट्रम्प को पीछे हटना है, वो नहीं पीछे हटेंगे। ओके आप सुपर पावर है तो है, तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है। कोई दूसरी कौम अगर सुपर पावर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके आगे झुक जाए या आपको सजदे करना शुरू हो जाए। जुल्फ़िकार अली बदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान जिस मोड़ के ऊपर खड़ा है, अब जो सऊदी अरब और कतर जैसे ममालिक भी जो ईरान के साथ थे, ईरान से हमदर्दी रखते थे, अब वो भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान भी खामोश नज़र आ रहा है, तो ये सारी सिचुएशन का ईरान मुकाबला अकेला कैसे करेगा? अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बड़ी
चैलेंजिंग सूरत हाल है ईरान के लिए। उसकी वजह है कि अमेरिका ईरान पे हमला करता है और ईरान सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत के अंदर अमेरिकन फौजी अड्डों के ऊपर हमला करता है। अब वो अपनी तरफ से अमेरिका के ऊपर ही हमला कर रहा है, लेकिन किसी और मुल्क की सॉवरेनिटी उसके ऊपर हो रही है, और ये उन मुल्कों की सॉवरेनिटी हो रही है जो ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरान के लिए भी, उन मुल्कों के लिए भी, अमेरिका के लिए और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एक टफ सिचुएशन है कि वो समझ से बाहर है कि किसके साथ खड़े हों, किस चीज को कंडेम करें और किसके साथ किसकी हमायत करें। तो ये बड़ा एक डिप्लोमेटिक सा चैलेंज है तमाम अली मुल्कों के बदर लिए। साहब, वो ईरान के सारी साथ सूरत हाल के जब अंदर जब वो अड्डे अमेरिका को दिए हुए हैं, सारी सूरत हाल के अंदर जो तो असल वो challenging ईरान के चीज साथ है कैसे खड़े? कि जब एक सुलह नामा साइन हो गया था और एक तरफ बात चल पड़ी थी, तो फिर उसको तोड़ पुचाया जाना चाहिए था, ना कि आप उसको रास्ते में रोक के ही और सारी चीजों को करके। जी देखिए, वो रुका तो एक दिन भी नहीं, लगातार वो ये हो रहा था कि वहाँ से लेबनान के ऊपर अटैक हो रहे थे, और वो कहाँ, वो हर वक्त तो उसकी मुआहदे की जो थी वो खिलाफ वर्जी हो रही थी। और मैं आपको जुल्फ़िकार साहब एक बात बताऊँ, मुझे नहीं समझ आती। देखिए, इतना बड़ा क्रेडिट है फील्ड मार्शल साहब का इस वक्त, जो उन्होंने सिफारतकारी की और दोनों ममालिक को लाके मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा दिया। ये सिफारतकारी का अमल जो है, इसे रुकना नहीं चाहिए, इसको बार बार होना चाहिए, और ना सिर्फ यहाँ होना चाहिए बल्कि अफगानिस्तान में भी हमारे फील्ड मार्शल को जाना चाहिए। ठीक है, क्या कन्ना तो साहब आगे हमारे साथ, वो थोड़ा ऑफ हो गए थे, अब दोबारा उनसे पूछ लेते हैं। कन्ना साहब, जो मौजूदा सिचुएशन है वो बड़ी क्रूशल है ईरान के लिए। ईरान अकेला है, सऊदी अरब भी नाराज़ नज़र आता है, कतर भी हमदर्द था, $6 बिलियन कतर ने देना था, कतर भी नाराज़ हो गया, पाकिस्तान भी खामोश बैठा हुआ है। ऐसे चैलेंजेस का ईरान अकेला कैसे मुकाबला करेगा? और आपके ख्याल में क्या इसराइल का जो प्लान था वो कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा आपको? देखिए जी, अभी ये क्राइसिस दोबारा शुरू हुए हैं। इसमें आप देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। पिछली बार भी जो थे, एक जब 28 फरवरी को शुरू हुआ था तो वो 38 दिन लगे थे। तो सिचुएशन शुरू में पहला हफ्ता 10 दिन जो थे वो क्या ईरान अमेरिका चढ़ा हुआ था सबके ऊपर, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि शुरुआत हुआ है, गलती अमेरिका ईरान की तरफ से हुई है, लेकिन गलती भी कोई इतनी बड़ी नहीं हुई है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, जिसको हवा बना के वेस्टर्न मीडिया ने सारा के ऊपर क्या थूक दिया है। ये हमें अभी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप साथ साथ अभी ये देखते हैं कितने दिन ये आगे बढ़ती है। अभी जंग का कंट्रोल जो है अमेरिका ने अपने पास रखा हुआ है, और अमेरिका अपनी मर्जी के मुताबिक जंग को प्रोग्रेस कर रहा है। इस जंग की प्रोग्रेस जो है वो देखते हैं कितना अरसा उसके हाथ में रहती है। अच्छा कन साहब, मैं आप जैसे लोग जिनकी हालात पे बड़ी गहरी नज़र है, आप स्टडी भी करते हैं, दफाई मामलात को भी समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि ईरान ये ना करता, एक उसको हिट ना करता, तो अमेरिका ये सारा काम ना करता? अमेरिका तैयारी कर रहा था कई दिनों से, ये एक ट्रैप था मुसाद का जिसका ईरान शिकार हुआ, या ईरान ने जो भी फैसला किया, आप समझते हैं कि ईरान का ही इसमें कसूर है? मैं आपके सवाल समझ गया हूं। आप मुझे बताएं कि आप दो हरीफ हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, आप हमेशा एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये कौन सी अगली चाल चलेगा। तो क्या अब ईरान को पता नहीं था कि उसके खिलाफ उसकी इंटेलिजेंस पुअर थी, उसके जो प्लानर थे उनको नहीं पता था कि ये प्लान किस तरीके से गेम हो रही है? वो आप इसमें अगर फेलियर है ईरान का, एप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने कि अमेरिका इस तरीके से चलेगा, तो फिर ये ईरान को की हार है ना कि वो क्यों नहीं अप्रिशिएट कर सका। आप एक देखें कि पिछली बार मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, एक बात, प्लीज लिसन टू मी फॉर अ व्हाइल। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अभी आप याद रखें कि जो पिछली बार जब जंग शुरू हुई थी, ईरान ने टैक्टिक्स इस्तेमाल किया था कि अपनी जो कमांड थी वो डिसेंट्रलाइज की हुई थी, अपने क्या पासदारान की जो उनके नीचे लेवल पे ट्रुप थे, और वो अपनी मर्जी से मिसाइल फायर कर रहे थे। उनको बता दिया गया था कि जैसे ही अटैक होगा आपने फलां टारगेट है उनको हिट कर देना है। इस बार इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये बिल्कुल हवा में फायर कर रहे थे। इनके जो पॉलिसी थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड की, वो फायर बैक कर गई है, इनकी फेल हो गई है। अच्छा। जिसकी वजह से ये सब
हो रहा है, इनके जो नीचे वाले क्या जो इनके जितने क्या वो लोग हैं इनके अंडरग्राउंड जो इनकी नीचे वाले कमांड्स हैं वो सारी की सारी अपनी हायर कमांड की बात नहीं मान रही हैं, जिससे ये गलत सिचुएशन पैदा हुई है। और ये गलत सिचुएशन अब ईरान से खुद कंट्रोल नहीं हो रही है। अच्छा जी, ठीक। क्योंकि उन सेंट्रलाइज कमांड थी वो खत्म हो गई है। अच्छा। जिसकी वजह से अब ये सब कुछ हो रहा है। ईरान को अभी रीग्रुप होते हुए काफी टाइम लगेगा, एकदम रीग्रुपिंग नहीं हो सकती है। ये बात आपने याद रखनी अच्छा, है। मेरे अमेरिकन आर रीग्रुप्ड और वो अब उन्होंने पूरी जंग का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। इसलिए अब ये MOU जो है उसमें आप जो मर्जी क्या करते रहे, क्या जोर लगाते रहे, वो पुराना MOU अब नहीं चलेगा। अभी पाकिस्तान की भी नहीं चलेगी जब तक आपको दोनों साइड से कोई बंदा रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ईरान तो अभी आपको रिक्वेस्ट कर रहा होगा, अमेरिका नहीं रिक्वेस्ट कर रहा। अच्छा जी, क्योंकि अमेरिका चढ़ा हुआ है, अमेरिका का अपर हैंड है। अमेरिका ओवर कॉन्फिडेंट। कन साहब, अमेरिका का अपर हैंड भी है। आप इजाजत हो तो मैं अब आप बात कर लूं। मैं आपसे सिर्फ एक ज़िमनी क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स पड़ी हैं इंटरनेशनल मीडियाज़ की, थिंक टैंक्स की। वो ये कह रहे हैं कि ईरान का इस दफ़ा जो अटैक्स हैं उनकी एक्यूरेसी पहले से 100 टाइम बेहतर है। यानी ईरान अब जो टारगेट्स को हिट कर रहा है वो पिछली दफ़ा से बहुत बेहतर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है, ये आलमी मीडिया की रिपोर्ट है। जितने भी आपको रिपोर्ट दी बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। उसकी अभी तक क्या जो टारगेट्स हैं वो ठीक हिट नहीं हुए, वो पुराने टारगेट्स को हिट कर रहा है जहां उनके अड्डे फाल नहीं हैं और उनकी इंटरसेप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। इस वक्त उनके तमाम मिसाइल्स की इंटरसेप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। अभी तक उन्होंने इजराइल, मेरे एक सवाल का जवाब दें, अभी तक उन्होंने इजराइल को क्यों नहीं अटैक किया? उन्होंने बाकी जगह तो अटैक कर दिया, जॉर्डन पे जाके अटैक कर रहे हैं, बाकी जगह पे अटैक कर रहे हैं, वो इजराइल पे क्यों नहीं अटैक कर रहे? इसराइल पे अटैक किया जी उन्होंने, दो दिन पहले किया, तेल अवीव पे अटैक किया। बिल्कुल, ये जो आप रिपोर्ट कोट कर रहे हैं जिसकी भी है, ये बिल्कुल इनएक्यूरेट रिपोर्ट है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल गलत है और उन्होंने कोई इस वक्त अभी तक कोई डैमेज नहीं काज किया कहीं भी जहां भी उनका अटैक। तो फिर ट्रंप क्यों कह रहा है? ट्रंप तो अब दोबारा कह रहा है कि सुलह हमारे साथ बैठे। ट्रंप की स्टेटमेंट है। ट्रंप बहुत कुछ कहता है, ट्रंप बहुत कुछ कहता है और कहता रहता है। सुबह कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है, उसको छोड़े। इसी तरह जो आपके पास ये क्या ईरान वाले थे जो उन्होंने नारे लगाए थे, ये जनाब जी तंगी साहब, जिसके अंडर ये जो डिसेंट्रलाइज कमांड है जिस वजह से उन्होंने अटैक किया है, उस पे अब ईरान को भुगतना पड़ना है। बिल्कुल ठीक है। ये सारी ये अभी उनकी जो कमांड है जो पिछली बार थी वो नहीं है। अभी प्लानिंग उनकी क्या बिल्कुल खत्म हो गई है प्लानिंग सारी। अच्छा जी, जी तंगी साहब, अभी रीग्रुपिंग करते हुए, रीप्लानिंग करते हुए इनको काफी अर्सा लगेगा, काफी टाइम लगेगा। तंगी साहब देखिए, 100% एग्री भी करता हूँ और सेकंड करता हूँ इसकी तमाम स्टेटमेंट को। लेकिन ख्वाब लीग की जो साथी बेटी है उसने मुनीर साहब के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन साथ लास्ट में उसने ये कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अफगानिस्तान जाना चाहिए। मैं आपके इस शो के तवज्जुह से तालिबान रिजीम को अपनी जूते की नोक पर रखकर फेंकता। वहाँ पे सारे लोग तो तालिबान रिजीम, सारे लोग तो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं ना होंगे। वहाँ पे ऐसे मुसलमान तो होंगे ना जो कि चुप करें। मुसलमान कुछ तो अच्छे लोग भी होंगे ना, उनसे राब्ता हम सबका फर्ज बनता है कि करें। मेरा ख्याल है तंगी साहब का फिर राब्ता कट गया जी। जुल्फकार अली बदर साहब, आप भी जरा अपना कनेक्शन को बेहतर करें। मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। जुल्फकार अली बदर साहब, तंगी साहब का कनेक्शन एरर है, तो आप जुल्फकार साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, जब एक आदमी स्टोर पे बात करते हैं दूसरे साथी को चुप रहना चाहिए, फिर उसको मौका दे दी। जब उनका नंबर आ जाते है वो जो मर्जी बोले। ये दूसरी मर्तबा मतलब कि मेरे फ्लोर पे बात करती है, तो अभी अगर मैं कहूं कि आप मुझसे बात नहीं कर सकती हैं, चलो एक बात मुझसे आप कर ले तो अच्छा नहीं लगेगा। लोग देखते हैं फिर हमारे बारे में सोचते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। आप करें, इतना सबर नहीं करना चाहिए कि आप जब बात आपका करें। नंबर जरा तंगी साहब को बात कर लेना। नहीं वो करें, मैं तो आवाज उनकी कट गई थी इसलिए बात कर रही थी। तंगी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो इसलिए वो बोली है। आप बात कर लें। जुल्फिकार साहब, बात ये है कि 1947 में मेरा मुल्क आजाद हो चुका है, 48 में मुझ पे हमले हो चुके हैं।
50 पे मुझ पे हमले हो चुके हैं, 51 पे मुझसे हमले हो चुके हैं, 60 में, 90 में। तो आप जब पीपल्स पार्टी में थे आप? 40 साल मेरे कुर्बानियों के बाद भी नहीं, मैं पीपल्स पार्टी में था, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी भी था और मैं पाक फौज के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अपने मुल्क के लिए पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से खिदमत करता था। नहीं, अटैक आज मैं अटैक मुस्लिम में लीग पूछ नून रहा में हूं, हूं, अटैक लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूं। जी जारी रखे, मैं सुन रहा हूं। देखिए जुल्फिकार साहब, अगर मेरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अफगानिस्तान जाते परवट, वहां से मेरे उनकी जमीन मेरे ऊपर मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वहां से मेरे ऊपर दहशतगर्द हमले होते हैं, वहां से मेरे ऊपर बम्बर सारे होते हैं, यहाँ पे जितने खुदकुश हमले होते हैं उसमें अफगानी मुर्दार होते हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जितने खुदकुश हमले होते हैं उसमें अफगानी मुलविस होते हैं। अभी मेरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाएगा, लेकिन जहां पे दहशतगर्द ठिकाने हैं उन दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने के लिए मेरे पाक फौज सेल्फ डिफेंस में अंदर जाके उनको मार सकते हैं और ये हक मुझे है। लेकिन मुझे बता दें कि 1979 की रिवॉल्यूशन के बाद 40 साल मैंने अफगानियों को की खिदमत की, उनको बिजनेस दिया, उनको घरों में जगह दी, वो मेरे बिजनेस पे, वो मेरे अच्छा, प्रॉपर्टी तंगी पे, साहब, वो मेरे तंगी सब साहब, चीजों पे काबिज हो चुके हैं। यहाँ पे प्रोग्राम आज अगर में वो वापस जाते हैं आप ना गैर कानूनी अफगानी, सुने, तो वो मुझे गाली देते हैं, तंगी वो साहब, मेरे मुल्क को गालियां देते हैं, आमना वो मेरे उल्फत पाक फौज को समेत गाली देते हैं। कोई तो ये अफगानियों मुझे के बताइए हक कि में मैं नहीं है। सुने, उसके लिए अफगानिस्तान जाए, आप वो मेरा दुश्मन था, ठीक है, मेरा दुश्मन है और मेरा दुश्मन रहेगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।